सही। तो हम ड्रैग का टॉपिक पढ़ रहे हैं। ड्रैग को हम डिफाइन किस तरह करते हैं वो मैंने इधर दोबारा क्लैरिफाई नहीं किया था, लेकिन जब हमने इनिशियली देखा था ड्रैग फोर्स को तब मैंने काफी उसे क्लैरिफाई किया था कि वो अलोंग द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू फ्लूइड होता है। फ्लूइड की जो वेलोसिटी है, और अगर बॉडी स्टेशनरी है फिर तो वो ठीक है, फ्लूइड की वेलोसिटी के अलोंग हो गया। लेकिन जब आपके पास रिलेटिव वेलोसिटी डिफरेंट है, फ्लूइड भी मूव कर रहा है और बॉडी भी मूव कर रही है, तो उनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी बनती है ड्रैग उसके अलोंग होगी। और कुछ केसेस हैं जिसमें फ्लूइड लेट्स हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, और अगर जिस तरह विंड टरबाइन का ब्लेड है वो उसके परपेंडिकुलरली रोटेट कर रहा है, तो वो वेलोसिटीज परपेंडिकुलर भी हो सकती हैं, कुछ भी उसकी हो सकती है डिफरेंट वैल्यूज। हमने बात की थी ओवरऑल ड्रैग डिपेंड्स ऑन शेप, रेनॉल्ड नंबर, मार्क नंबर, फ्राउड्स नंबर एंड रफनेस। फ्रिक्शन ड्रैग की बात की, प्रेशर ड्रैग की बात की कि दो डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रैग्स होते हैं। शेप डिपेंडेंस में हमने देखा, और शेप मेनली ड्रैग को किस तरह चेंज करती है, ये मेनली फ्रिक्शन और प्रेशर बेस्ड ड्रैग्स में वेरी कर रही होती है कि कितने परसेंट फ्रिक्शन ड्रैग होगा, कितने परसेंट प्रेशर बेस्ड ड्रैग होगा। ये मेजरली शेप डिसाइड कर रही होती है। फिर रेनॉल्ड नंबर डिपेंडेंस हमने देखी कि हम तीन कैटेगरीज बना देते हैं, वेरी लो रेनॉल्ड नंबर, फिर मॉडरेट जिसमें लैमिनार बाउंड्री लेयर है, और वेरी लार्ज जिसमें टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर है। वेरी लो में देखा कि हमने कि जो स्ट्रीमलाइंड और एक्सट्रीमली ब्लंट बॉडी है जो कि बिल्कुल परपेंडिकुलर है, उसमें भी जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा प्रोनाउंस्ड नहीं है। जबकि हम अगर हायर रेनॉल्ड नंबर पे इनके ड्रैग्स देखें तो बहुत डिफरेंस होगा उसमें। अगेन फिर लेमिनार बाउंड्री लेयर में हमने देखा ड्रैग किस तरह वेरी करता है। पहले वो डिक्रीज कर रहा होता है कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग, फिर आफ्टर सम टाइम वो कांस्टेंट हो जाता है। वेरी हाई में हमने देखा कि किस तरह स्ट्रीमलाइन बॉडीज, ब्लंट बॉडीज, एक्सट्रीमली ब्लंट बॉडीज किस तरह टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर से इफेक्ट होती है। स्ट्रीमलाइन में क्योंकि स्किन फ्रिक्शन होती है तो उसमें ड्रैग ज्यादा हो जाता है। ब्लंट बॉडीज में फ्लो सेपरेशन होती है इसलिए ड्रैग कम हो जाता है, क्योंकि टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर फ्लो सेपरेशन को डिले कर देती है। और एक्सट्रीमली ब्लंट बॉडीज को फर्क पड़ता ही नहीं है, क्योंकि उसमें इतना मार्जिन ही नहीं मिलता कि फ्लो सेपरेशन को वो आगे पीछे कर सके टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर। इस स्लाइड पे हम पहुंचे थे। ठीक है, अब हम टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर पढ़ रहे हैं जो कि रीजन ये वाला है। दिस इज आवर टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर रीजन। आप देख सकते हैं जैसी बाउंड्री लेयर टर्बुलेंट होती है, एक एकदम से जो कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग है वो कम होता है। अब इधर तो हमें पता चल रहा है कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग कम हो रहा है। ओवरऑल ड्रैग इज again half into rho into area into coefficient of drag into v square। तो जो कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग है वो एकदम से यहाँ पे कम हो रहा है, पर क्या ड्रैग भी कम होता है? इट डिपेंड्स। इन सम केसेस ये कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग इतना कम होता है कि वेलोसिटी बढ़ने के बावजूद भी ड्रैग कम हो जाता है। मतलब इस पॉइंट पे जो ड्रैग है वो इस पॉइंट के ड्रैग से कम है, ऐसे भी हो जाता है कि कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग इतना कम हो जाए। ये हमारे लिए एक इश्यू भी क्रिएट करता है, क्योंकि एकदम से जब ड्रैग कम होगा, लेट्स से एन एरोप्लेन इज इन फ्लाइट, उसमें जब एकदम से इतना ड्रैग कम होगा तो उसकी वेलोसिटी बढ़ने की कोशिश करेगी, तो आप उसी हिसाब से थ्रस्ट एडजस्ट करनी पड़ेगी, आपको एयरप्लेन की वेलोसिटी एडजस्ट करनी पड़ेगी कि उस पे जो ड्रैग या वो प्रोड्यूस हो रहा है तो वो एक ओवरऑल यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जहाज मूव करे। तो इस तरह का फिनोमिना होता है। अब हम फ्लूइड की वेलोसिटी जीरो से लेके जब आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज करें तो एक सिलेंडर के अराउंड फ्लो किस तरह से डिवेलप होता है। जब वेलोसिटी बहुत लो है
तो इस तरह का फ्लो होता है, देयर इज नो सेपरेशन। जो भी स्ट्रीम लाइंस हैं वो जो भी हमारा सिलेंडर की बाउंड्री है उसको एग्जैक्टली फॉलो कर पाती हैं। अब हम वेलोसिटी ज्यादा कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, जब वेलोसिटी कुछ ज्यादा होती है तो पीछे सेपरेशन बबल बनने लग जाता है। ये क्या है, यहां पे फ्लो सेपरेट हुआ है और यहां पे जाके वो वापस सर्कुलेट कर रहा है, तो इधर एक बबल सा बन गया है जिसके अंदर फ्लूइड ट्रैप हो गया है और वो सर्कल्स में मूव करता जा रहा है और बाकी फ्लूइड इसके अराउंड मूव करता जा रहा है। ये हमारा सेपरेशन बबल बन चुका है। इसके बाद हमारे पास बनता है ऑसिलेटिंग कारमैन वोर्टेक्स शीट वेव। इसमें आप देख सकते हैं ऑल्टरनेट वोर्टेक्स शेड होने लग जाते हैं। यहां से फ्लूइड आया, यहां पे वोर्टेक्स बना और वो यूं शेड हो गया, फिर यहां पे फ्लूइड आया फिर शेड हो गया। ठीक है, ये काफी एक कॉमन फिनोमिना है। इस तरह के फिनोमिना की वजह से ही आप देख सकते हैं जब यहाँ पे वोर्टेक्स लेट से शेड हुआ है तो यहाँ लो प्रेशर क्रिएट हो गया और जो सिलेंडर है वो अपवर्ड मूव करेगा। फिर जब ये वोर्टेक्स शेड हुआ है तो सिलेंडर डाउनवर्ड मूव करेगा। ये ऑल्टरनेट होता है, पहले ये वोर्टेक्स शेड होता है, फिर ये वोर्टेक्स शेड होता है, फिर ये होता है, फिर ये होता है, तो इसकी वजह से सिलेंडर अप डाउन ऑसिलेट करता है। मजीद जब हम वेलोसिटी बढ़ाते हैं तो इस तरह की प्रॉपर फ्लो सेपरेशन हो जाती है और हमारे पास लैमिनार बाउंड्री लेयर, वाइड टर्बुलेंट वेग। यहां से यहां तक जो बाउंड्री लेयर है वो क्या है, लैमिनार। ठीक है, फ्लो की हम तीन रेजिम्स कंसिडर कर रहे हैं। एक फ्लो है बाउंड्री लेयर में किस तरह का फ्लो है, दूसरा फ्लो है कि जो फ्री स्ट्रीम फ्लो है ये सब। ठीक है, ये जो फ्री स्ट्रीम फ्लो है ये किस तरह है, और तीसरा है कि जो बाउंड्री लेयर है वो किस तरह है। तो इस केस में हमारे पास जो फ्री स्ट्रीम फ्लो है वो हमें पता है वो भी 100 रेनॉल्ड नंबर से ज्यादा ही है, क्योंकि नाउ इट इज अ बाउंड्री लेयर फ्लो। विद इन द बाउंड्री लेयर फ्लो इज लैमिनार, और जैसे ही फ्लो सेपरेट हो रहा है तो हमारे पास जो वेग बन रही है ये क्या बन रही है, टर्बुलेंट। तो हमारे पास डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लोज विद इन द सेम डोमेन है। एंड फाइनली टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर एंड नैरो टर्बुलेंट वेग। हमने अगेन बात की थी जब हमारे पास बाउंड्री लेयर टर्बुलेंट हो जाएगी तो फ्लो सेपरेशन पॉइंट यहां से उठ के यहां पे आ गया, तो हमारे पास जो वेग है वो नैरो हो चुकी है, जो रिड्यूस्ड प्रेशर रीजन है वो भी नैरो हो चुका है। इसलिए यहां पे जो कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग है वो एकदम से कम हो गया। सही, अगेन ये पॉइंट्स इससे कॉरेस्पॉन्ड कर रहे हैं। ये ए पॉइंट ये है जिसपे नो सेपरेशन है, हमारे पास रेनॉल्ड नंबर इज लेस देन 1। बी पॉइंट जब हमारे पास सेपरेशन बबल बन रहा है हमारे पास रेनॉल्ड नंबर इज अराउंड यू कैन से 10 to 40। हमारे पास पॉइंट सी है ये जिसमें ऑसिलेटिंग कार्बन वोर्टेक्स शीट बन रही है इन विच रेनॉल्ड नंबर इज अराउंड 100 टू रफली आपके पास लेट्स से 500, 100 to 500 में इस तरह का फिनोमिना होता है। फिर आपके पास जितना भी ये पार्ट है जिसमें ऑलमोस्ट हम इंडिपेंडेंट रेनॉल्ड नंबर में आ रहे हैं वो लैमिनार बाउंड्री लेयर रीजन है। ठीक है, अब एग्जैक्ट नंबर्स नहीं है बट लेट्स से यहां पे हमारे पास जो इसमें रेनॉल्ड नंबर है इट इज लेस देन 1। इसमें जो रेनॉल्ड नंबर है हमारे पास ये आपके पास रफली हो जाएगा, रेंज यूं कर लेते हैं, दीज रेंजेस आर नॉट एग्जैक्ट बट ये 10 to 100 है। इधर आपका जो रेनॉल्ड नंबर है वो 100 to 1000 है। मजीद इधर जो आपके पास रेनॉल्ड नंबर है वो 1000 to
10 raised to power let's say to 5 lakh है, और फाइनली यहां पे जो आपका रेनॉल्ड नंबर है इट इज ग्रेटर देन 5 लाख। ठीक है, तो इस तरह सिलेंडर के अराउंड जब रेनॉल्ड नंबर हम चेंज करेंगे यूजिंग लेट्स से वेलोसिटी, तो हम ये अगेन हम वेलोसिटी के थ्रू चेंज करें, हम ये रेनॉल्ड नंबर किसी और तरीके से भी चेंज कर सकते हैं, सिलेंडर का डाया चेंज करके कुछ भी, बट इन जनरल द सिंपलेस्ट वे इज टू चेंज द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड अराउंड द सिलेंडर। तो दिस इज हाउ फ्लूइड बिहेव्स एट डिफरेंट रेनॉल्ड नंबर्स अराउंड अ सिलेंडर और अराउंड एनी बॉडी। ये नंबर्स हमारे पास सिलेंडर के लिए है, बट हमारे पास एक्चुअल कार होती है, एयरप्लेन होता है, उसमें भी इसी तरह फ्लो चेंज होता जाता है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट काइंड ऑफ बाउंड्री लेयर फ्लो वी आर हैविंग टू डिटरमिन ड्रैग फोर्स। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। सही, ये मैं सब क्लियर कर रहा हूं एंड मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। इसी तरह कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग विद रिस्पेक्ट टू रेनॉल्ड नंबर की जो वेरिएशन है वो कुछ और बॉडीज के लिए दी गई है। हमने सर्कल के लिए देखा था, ये ऐसे 2D बॉडीज दिखा रहे हैं। इलिप्स के लिए इस तरह है, एयरफॉयल के लिए इस तरह है, फ्लैट प्लेट के लिए इस तरह है, और परपेंडिकुलर फ्लैट प्लेट के लिए जिस तरह हमने बात की थी, ये सिर्फ टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर जोन है। सही, दिस इज टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर। फ्लैट प्लेट पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाउंड्री लेयर लैमिनार है या टर्बुलेंट है, वो कांस्टेंट रहती है। आप देख सकते हैं बाकी जब भी वो स्विच हो रही है टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर पे एकदम से ड्रिप आता है। हाँ सॉरी, वन इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप देखें ना ये यहां पे बाउंड्री लेयर टर्बुलेंट हुई है। सही, जो फ्लैट प्लेट के केस में बाउंड्री लेयर यहां पे टर्बुलेंट हो रही है, और उसमें जब बाउंड्री लेयर टर्बुलेंट हुई है तो उसका ड्रैग बढ़ा है। एयरफॉयल इज समवेयर इन बिटवीन ऑफ अ ब्लंट बॉडी एंड फ्लैट प्लेट, और जो आपके पास ब्लंट बॉडी है उसमें आप देख सकते हैं कि आपके पास ड्रैग एकदम से डिक्रीज करता है। कंप्रेसिबिलिटी इफेक्ट्स को क्वांटिफाई करना थोड़ा सा इसलिए मुश्किल है क्योंकि जब आप वेलोसिटी बढ़ा रहे हैं रेनॉल्ड नंबर बढ़ाने के लिए, मार्क नंबर बढ़ाने के लिए एक्चुअली, तो आपका रेनॉल्ड नंबर भी चेंज हो रहा है। तो ओवरऑल जो डिफरेंस आ रहा है वो मार्क नंबर की वजह से आ रहा है या रेनॉल्ड नंबर की वजह से आ रहा है, ये समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। बट ओवरऑल क्या ट्रेंड देखा गया है? ट्रेंड ये देखा गया है कि जब मार्क नंबर 0.5 से कम होता है तो वो कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग को कुछ खास इफेक्ट नहीं करता, जिस तरह कि आप देख सकते हैं। बट बियॉन्ड 0.5 वो आहिस्ता आहिस्ता इफेक्ट करने लग जाता है, और जब हम 1 के करीब पहुंचते हैं तो ड्रैग को काफी इफेक्ट करने लग जाता है मार्क नंबर। तो इस रीजन में मेनली रेनॉल्ड नंबर डिक्टेट करता है, और जब मार्क नंबर 0.5 से इंक्रीज करने लग जाता है तो रेनॉल्ड नंबर काफी हाई हमें मिल रहा होता है इन जनरल। तो रेनॉल्ड नंबर की वजह से जो कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग इफेक्ट होता है वो सेकेंडरी हो जाता है, मार्क नंबर की वजह से जो कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग चेंज हो रहा होता है वो इफेक्ट डोमिनेंट हो जाता है। ठीक है, इसी तरह आपके पास है ये 3 बॉडीज है, एक शार्प एज्ड है, एक स्फेयर टाइप है और एक सिलेंडर टाइप है। इसमें कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग है मार्क नंबर के साथ वेरिएशन। आप देख सकते हैं मार्क नंबर जब 1 के करीब आ रहा है तो ड्रैग एकदम से बढ़ने की कोशिश कर रहा है। सही, इसकी वजह से हम 2 चीजें देखते हैं, द लीडिंग एज ऑफ विंग्स फॉर सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट एंड सेम गोस फॉर फ्यूजलाज, वो पॉइंटेड होता है, और सबसोनिक के लिए हमारे पास राउंडेड होता है और सुपरसोनिक के लिए पॉइंटेड होता है। सबसोनिक एयरक्राफ्ट कौन से होते हैं? जितने भी हमारे पास कमर्शियल एयरक्राफ्ट होते हैं, पैसेंजर एयरक्राफ्ट होते हैं, ये रफली 700-800 किलोमीटर पर आवर्स पे फ्लाइट करते हैं, जबकि आपके पास स्पीड ऑफ साउंड इज अराउंड आई गेस 1025 किलोमीटर पर आवर। तो ये सब सोनिक होते हैं। इसलिए एक्चुअली जहाज चाहता है कि उसके पास जो फ्यूजलाज भी और जिसके विंग्स भी हैं
वो थोड़े राउंडेड हो, दो वजह से। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारे पास इनफ स्पेस होती है कि जहाज की जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स हैं और जितने कंपोनेंट्स हैं उनको आराम से हम फिट कर सके। सेकेंडली, जो स्ट्रेस कंसंट्रेशन है, थोड़ा सॉलिड मैकेनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, प्रेशर की वजह से जो स्ट्रेस कंसंट्रेशन बनती है वो उतनी नहीं बनती अगर आपके पास जहाज की जो बॉडी है वो कुछ इस तरह की है, ठीक है, ब्लंट बॉडी है। तो क्योंकि कमर्शियल एयरप्लेन में वो इस रीजन में होता है जिसमें ड्रैग मार्क नंबर की वजह से बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं किया होता, इसलिए उसमें हम ये चीज करते हैं ताकि हमारे इंस्ट्रूमेंट्स आराम से फिक्स हो जाए और स्ट्रेस कंसंट्रेशंस ना हो। सिग्मा कंसंट्रेशन, ये सिग्मा, ये 6 नहीं है। जबकि फाइटर जेट आप देखा होगा कि इट इज लाइक दिस, ठीक है, नॉट लाइक दिस बट आई होप यू गेट द पॉइंट, कि वो बहुत पॉइंटेड होते हैं, उनकी टिप भी, जहाज की टिप भी और उनके जो विंग्स होते हैं इसी तरह। इसके विंग्स भी ब्लंट होंगे और इसके विंग्स भी शार्प होंगे। क्यों? क्योंकि इट शुड एक्ट लाइक दिस बॉडी बिकॉज इट इज फ्लोइंग एट अ सबसोनिक स्पीड। तो आप सबसोनिक स्पीड में देख सकते हैं कि जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा होने लग जाता है ड्रैग में, कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग में, एंड ड्रैग में। तो दैट इज हमें ज्यादा सूट ये करता है, बट क्योंकि सब सुपरसोनिक के लिए ड्रैग बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ऐसी शेप्स में, इसलिए हम इस शेप पे जाते हैं, पर्टिकुलरली फॉर फाइटर जेट्स। इफेक्ट ऑफ सरफेस रफनेस स्ट्रीमलाइन बॉडीज पे क्या होगा? एनीवन? सर फ्रिक्शन ज्यादा होगी। हाँ, सरफेस रफनेस हम ज्यादा करेंगे तो उसकी वजह से फ्लो डिस्टर्ब होके टर्बुलेंट भी होना चाहेगा और अगेन फ्रिक्शन भी ज्यादा होगी, तो हमारे पास स्ट्रीमलाइन बॉडी के लिए कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग बढ़ जाएगा। ब्लंट बॉडीज का क्या होगा? ड्रैग सर कम हो जाएगा क्योंकि टर्बुलेंट हो जाएगा फ्लो, उसकी वजह से वो जो एक रीजन है वो आगे मूव कर जाएगा। ठीक है, शियर स्ट्रेस आपका बढ़ेगा और कहीं ना कहीं थोड़ा ड्रैग, जो फ्रिक्शन ड्रैग है वो ब्लंट बॉडीज के लिए बढ़ेगा, लेकिन ओवरऑल जो ड्रैग होता है ब्लंट बॉडीज का हमने देखा था उसमें फ्रिक्शन ड्रैग का पार्ट बहुत कम है, मेनली इट्स प्रेशर ड्रैग। तो जो रफनेस है इट विल हेल्प इन बिकमिंग फॉर द बाउंड्री लेयर टू बिकम टर्बुलेंट, और जब वो टर्बुलेंट होगी तो फ्लो सेपरेशन डिले हो जाएगी और ओवरऑल हमारे पास ड्रैग कम हो जाएगा। एक्सट्रीमली ब्लंट बॉडीज अगेन इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप देख सकते हैं कि जो रेनॉल्ड नंबर और जो सरफेस रफनेस वो सिमिलर इफेक्ट ही डाल रहे हैं। ये आपके पास एक ग्राफ है जिसपे गोल्फ बॉल पे हमने डिफरेंट तरह के डिंपल्स डाले हैं उसकी रफनेस चेंज करने के लिए और उसका इफेक्ट है। ये स्मूथ गोल्फ बॉल है, इसकी रफनेस, सॉरी ये स्मूथ बॉल है, ये गोल्फ बॉल एक्चुअली रफनेस जो होती है वो है, ये उससे ज्यादा रफनेस, ये उससे ज्यादा, ये उससे कम एक्चुअली, ये उससे कम है, ये सबसे ज्यादा रफ है, ये उससे कम है, ये उससे कम है और ये उससे कम है। तो आप देख सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग एकदम से डिप खा रहा है, सही। और ये डिप कब खा रहा है? जब हमारे पास बाउंड्री लेयर टर्बुलेंट हो रही है। अब मैंने ये यूज करना है, 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 ये मुझे कैसे पता चलेगा? एनीवन? मेरे पास इस तरह, हाँ जी, गोल्फ बॉल के केस में मैक्सिमम वेलोसिटी चाहिए तो हम सबसे जिस पे कम ड्रैग रहेगा वो चूज करें। एग्जैक्टली, सबसे ज्यादा होगी। हाँ, मैक्सिमम वेलोसिटी के बजाय मेनली जब गोल्फ खेली जाती है तो जो बॉल है वो किस
वेलोसिटी एंड हेंस किस रेनॉल्ड नंबर की रेंज में ऑपरेट कर रही होती है, और उसमें हमारे पास इनमें से जो भी गोल्फ बॉल मिनिमम ड्रैग देगी हम उसको यूज करेंगे। लो रेनॉल्ड नंबर। यस, तो हमारे पास जो गोल्फ बॉल जिन रेनॉल्ड नंबर पे ऑपरेट कर रही होती है वो ये है, वो इस रेंज में है 4 into 10 to the power 4 and 4 into 10 to the power 5। गोल्फ बॉल इस रेंज पे होती है, तो हम जो उस पे डिंपल्स बनाते हैं उसको जो हम रफनेस देते हैं वो इस हिसाब से देते हैं कि इस रेनॉल्ड नंबर में हमारे पास ड्रैग मिनिमाइज हो। टेनिस बॉल में हमारे पास रेनॉल्ड नंबर इससे कम होता है 4 into 10 to the power 4। अगर 4 into 10 to the power 4 से देखें तो हर तरह की बॉल सिमिलर बिहेवियर शो कर रही है, तो इसलिए हम उसमें एक एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करते उसको डिंपल्स देने के लिए। सही। दो की उसकी अपनी एक रफनेस है, आपने देखी होगी जो टेनिस बॉल होती है वो जो उस पे मटेरियल है फैब्रिक टाइप सा, वो उसे एक रफनेस दे रहा है, पर हम एक एडिट एफर्ट नहीं कर रहे उसको रफनेस देने के लिए। फ्राउ नंबर इफेक्ट सिंपली क्या, जब भी कोई शिप मूव करेगी तो वो वेव जनरेट करती है पानी में। जो वेव जनरेट हो रही है वेव एक एनर्जी होती है हमेशा। आपने देखे जब वेव जनरेट होती है तो वो सराउंडिंग में मूव करती है, और उसके रास्ते में लेट से कोई पत्थर आता है तो वेव पत्थर को जाकर टकराती है और उस पर एक एनर्जी एक्सर्ट करती है। इसका क्या मतलब है कि वेव्स के पास एक एनर्जी है, वो एनर्जी एक्चुअली शिप के थ्रू ही आ रही होती है क्योंकि शिप उन्हें जनरेट कर रही होती है। तो ये लॉस ऑफ एनर्जी भी एज अ ड्रैग अपीयर होता है शिप के लिए। अगर शिप पानी में वेव जनरेट किए बगैर चले और वेव जनरेट करने के साथ चले, तो वेव जब वो जनरेट करिए तो उसे एक एक्स्ट्रा पावर लगानी पड़ती है, जो कि उसको भी हम एक ड्रैग कह लें, एक ड्रैग की फॉर्म है वो भी। तो उनको स्टडी करने के लिए हम मेनली फ्राउ नंबर यूज करते हैं। इसमें हम एक पॉजिटिव पॉइंट के, जिस तरह मार्क नंबर में रेनॉल्ड नंबर और मार्क नंबर को सेपरेट करना मुश्किल था, फ्राउ नंबर में उन्हें सेपरेट करना थोड़ा आसान है। तो हम रेनॉल्ड नंबर बेस्ड ड्रैग फाइंड कर लेते हैं, फ्राउ नंबर बेस्ड ड्रैग फाइंड कर लेते हैं और एंड में उनको सम कर लेते हैं। अगेन ये टेक्निक सिर्फ डिस्कस हो रही है, इस तरह का हम कुछ एक्चुअली करेंगे नहीं। इट इज एक्चुअली प्रीटी डिफिकल्ट टू डू। कंपोजिट बॉडी ड्रैग क्या है? ड्रैग को मजीद समझने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, लेट्स से अ कार, वी हैव अ कार। तो इसकी जो फ्रंट बोनेट एरिया है, जो बिल्कुल फ्रंट है, फिर बोनेट एरिया है, फिर आपकी विंड स्क्रीन है, फिर आपकी रूफ है, फिर आपकी इसके लिए क्या टर्म होती है आई डोंट नो, रियर व्यू विंडो है, और फिर आपका जो ट्रंक है, फिर आपके टायर्स हैं। आप इन सब का ड्रैग अलग अलग कर लेते हैं और आप एक रफ एस्टिमेट के लिए इनको आपस में एड अप कर लेते हैं। दो केस में थोड़ा सा फ्लॉ जो है वो क्या है कि जो यहां पे आपको ड्रैग मिलेगा वो डिपेंड कर रहा होगा कि यहां से फ्लो किस तरह का आ रहा है। उसको हम बिल्कुल इंडिपेंडेंटली देख सकते, लेकिन हम एनालाइज करने के लिए फिर यही कर लेते हैं। इसको मैंने इस पार्ट को एनालाइज कर लिया, फिर इसके एंड पे जो मुझे फ्लो मिल रहा है उस फ्लो को मैंने एज एन इनपुट इस पार्ट को दे दिया, फिर मैं यूं करके ना ओवरऑल फ्लो को एनालाइज कर सकता हूं। ये शो कर रहा है कि विद टाइम कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग किस तरह कम हुआ है। 1920s में आपके पास 0.8 होता था एक एवरेज कार का कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग, और आज आपके पास 0.3 है रफली। तो ओवरऑल शेप उसको स्ट्रीमलाइन करने की वजह से हमारे पास ड्रैग काफी बेहतर हो गया। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं, बट लेट्स टॉक अबाउट इट वंस मोर। फॉर्मूला कार का ड्रैग रफली कितना होता है, किसी को याद है? नो वन? नो सर। कम होता है सर बहुत। जो your internet connection is unstable. Why? आप लोगों को क्लियर आ रही है वीडियो? यस सर। चलो यार, फॉर्मूला कार का जो ड्रैग होता है ना इन जनरल,
It is around coefficient of drag of formula car is around any number. नॉर्मल कार का अगर 0.3 है तो फॉर्मूला कार का क्या होगा? 0.03 0.1 something. 0.1. Coefficient of drag of formula car is around 1. Why? स्ट्रीमलाइन होती है इसलिए। हाँ, और वो अच्छी खासी स्ट्रीमलाइन भी होती है। फिर उसका कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग इतना ज्यादा क्यों होता है? उसका कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग इतना ज्यादा इसलिए होता है कि अगर वैसे आप इस बॉडी को फॉर्मूला कार से कंपेयर करो तो फॉर्मूला कार इज मोर स्ट्रीमलाइंड। उसमें एक जो डिफरेंस है ये कि उसके टायर जो है वो सारे बाहर हैं, तो इसके कुछ टायर पे ड्रैग लग रहा होता है। फॉर्मूला कार के सारे टायर पे ड्रैग लगने की कोशिश करते हैं। दो कि उसमें कुछ सिस्टम्स होते हैं जो कि टायर पे हवा नहीं पड़ने देते। द मेजर डिफरेंस इज, थैंक यू, ये मुझे हमेशा रिमाइंड कराते रहना। अच्छा, हम खैर बात कर रहे थे कि जो स्पॉइलर है वो इनकमिंग एयर को अपवर्ड डिफ्लेक्ट करता है। तो स्पॉइलर कुछ लेट से इस तरह का है, इस तरह का नहीं होता लेकिन लेट से। तो इस जब ये एयर से इंटरेक्ट करके उसे अपवर्ड डिफ्लेक्ट करता है तो उसकी वजह से इस पे काफी ड्रैग भी लगता है। तो सिर्फ स्पॉइलर इटसेल्फ का कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग ठीक ठाक होता है। इसको अपवर्ड को डिफ्लेक्ट करता है। जब स्पॉइलर इसको अपवर्ड एयर को डिफ्लेक्ट करेगा तो गाड़ी पे एक डाउन फोर्स एक्ट होगी, एंड डाउन फोर्स मेक श्योर कि जो गाड़ी के टायर हैं वो रोड पे फर्मली रहें, ग्रिप उनकी रहे और गाड़ी हाई स्पीड पे मोड़ काट सके। 150 से 200 किलोमीटर पर आवर पे आपकी जो F1 कार्स है वो मोड़ काटती है। बैंक रोड, हाँ, रोड्स की बैंकिंग इज वन थिंग, वो तो रोड को आप बेहतर कर रहे हो कि वो टर्न में हेल्प करे। ये गाड़ी नहीं, लिफ्ट के अगेंस्ट काम करती है। लिफ्ट के अगेंस्ट, यस सर, लिफ्ट इट्स एन एंटी लिफ्ट, डाउन फोर्स लगाती है ना। हाँ, किसी भी गाड़ी की नेचुरली शेप ऐसी होती है कि वो लिफ्ट जनरेट करे। उसके लोअर एंड और अपर जो उसकी सरफेस है उसमें एक डिफरेंस होता है। तो गाड़ी नेचुरली लिफ्ट जनरेट करती है, तो स्पॉइलर एंटी लिफ्ट जनरेट करता है। बट वो एंटी लिफ्ट जनरेट करने के लिए वो जब एयर से इंटरेक्ट करता है तो उस पर ठीक ठाक ड्रैग भी प्रोड्यूस होता है। और जितना ज्यादा आपने फ्लो को डिफ्लेक्ट करना है, आपने अपने स्पॉइलर को उतना ही ज्यादा उसका एंगल ऑफ अटैक ज्यादा करते हैं आप, और हेंस उसका ड्रैग भी उसी तरह ज्यादा होता जाता है। तो एयर को अपवर्ड डिफ्लेक्ट करते हैं या डाउनवर्ड्स? हम एयर को अपवर्ड डिफ्लेक्ट कर रहे हैं और एयर गाड़ी पे डाउनवर्ड फोर्स लगा रही है, रिएक्शन फोर्स लगा रही है। तो इसलिए क्योंकि फार्मूला 1 कार में हमारे पास माइलेज इज नॉट अ मेजर कंसर्न उस तरह, दो के ड्रैग की वजह से टॉप स्पीड भी इफेक्ट हो रही होती है, लेकिन आवर मेजर कंसर्न इज कि वो टर्निंग जो है, उसकी जो ग्रिप है, उसकी जो स्टेबिलिटी है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए हम मेजरली उसका कोएफिशिएंट ऑफ लिफ्ट कम करने पे काम कर रहे होते हैं एज अपोज टू कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग, जो कि नॉर्मल गाड़ी में हम देख रहे होते हैं। तो आप ये डिफरेंस देख सकते हैं, नॉर्मल गाड़ी जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग पे हम कम करने का हमारा फोकस होता है, जबकि फार्मूला 1 में हमारा कोएफिशिएंट ऑफ लिफ्ट कम करने पे फोकस होता है। सर गाड़ियों में ज्यादातर प्रेशर ड्रैग जो होता है वो प्रेशर बेस्ड होता है। गाड़ियों में ज्यादा ड्रैग प्रेशर बेस्ड होता है, यस। स्ट्रीमलाइन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि प्रेशर ड्रैग जो है वो कम हो ना। हम जो गाड़ी होती है ना वो दो पार्ट्स में आप उसको देख सकते हो। जो हमारे पास गाड़ी का ये पार्ट है ना, यहां तक, इन जनरल वो हम स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश करते हैं। ओवरऑल गाड़ी को हम स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं, यस, पर जो ये वाला पार्ट है ना, इसमें हम चाहते हैं कि बाउंड्री लेयर लैमिनार टाइप रहे, क्योंकि अभी तक जो ड्रैग्स है मेजरली इस पार्ट में तो ऑफ कोर्स प्रेशर ड्रैग आएगी है, इस पार्ट को भी हम निकाल देते हैं। हम इतने पार्ट को देख लेते हैं। यहां पे उस तरह की फ्लो सेपरेशन ऐसा नहीं क्रिएट हो सकती इस पार्ट में, सही। तो ओवरऑल जो गाड़ी में दो ड्रैग्स मेजरली आ रहे हैं, दो चीजें कंट्रीब्यूट करी हैं। पहली ये कि यहां पे प्रेशर हाई है
और यहाँ पे प्रेशर लो है। अगेन यहाँ पे फिर प्रेशर बन रहा है, लेकिन उसको हम फ्लो सेपरेशन की वजह से नहीं बन रहा। तो इसको हम क्या करते हैं मेजरली, इसको भी हम कोशिश करते हैं कि हमारे पास विंड स्क्रीन बिल्कुल वर्टिकल होने की बजाय यूं हो। सही। इस एंड पे भी हम अगेन चाहते हैं कि यूं हो, लेकिन इस एंड पे हम एक और काम भी करते हैं। क्यों? क्योंकि फ्लूइड जब यहां पे आता है ना तो वो सेपरेट होने की कोशिश कर रहा है। हम चाहते हैं बॉडी से जुड़ा रहे, तो यहां पे हम एक कंपोनेंट यूज करते हैं। फिश टेल। क्या चीज? सर फिश टेल होती है, वो पीछे लगती है गाड़ी के यहाँ पे एंड पे, उसका सर क्या फंक्शन होता है? ये फिश टेल इज मोर टुवर्ड्स नेगेटिव लिफ्ट। अच्छा। ये भी देखें, अगर आप इसको देखें, ये फ्लो को अपवर्ड डिफ्लेक्ट कर रही है ताकि नेगेटिव लिफ्ट प्रोड्यूस हो। पर कुछ गाड़ियों में यहाँ पे आपके पास ना एक वोर्टेक्स जनरेटर होता है, फिन सा होता है। यस सर, वही। एक्वा में होता, अच्छा फिश टेल आप इसे कह रहे थे, माय बैड। यस सर, मैं कह रहा था। हाँ, ये वोर्टेक्स जनरेटर होता है, ये एक्वा में है, ये होंडा सिटी में है, और भी कुछ गाड़ियों में होगा। कॉमनली मैंने इन दो गाड़ियों में देखा है। ये मेनली यहाँ पे फ्लो में टर्बुलेंस जनरेट करके बाउंड्री लेयर को टर्बुलेंट कर देता है, जिसकी वजह से फ्लो यूं जाने के बजाय थोड़ा सा वो अंदर की तरह उसमें एडिस प्रोड्यूस होने लग जाती है। ब्रेक रीजन नैरो कर देता सर, ये होगा फिर। हाँ, वो जो फ्लो सेपरेशन है उसको डिले कर देता है। वो फ्लो यूं जाने के बजाय समझ लें आप कुछ यूं, बॉडी के साथ। यस सर। हाँ स्टिल फ्लो सेपरेशन होती है, पर उसको वो काफी कम कर देता है। सही, तो ये भी हमारे पास एक ड्रैग रिड्यूसिंग है। इसी तरह एक्वा में, चले पहले आपको एक वीडियो दिखाते हैं, उसके बाद डिस्कस कर लेते हैं। तो ओवरऑल ये है। इसी तरह जो फार्मूला 1 कार है ना, नॉर्मल गाड़ी में एक दो चीजें होती हैं, फार्मूला 1 कार में 5-6 चीजें हैं। इस तरह मैंने कहा था उसकी गाड़ी जो है, लेट्स सी, हमने अगर कुछ स्क्रीन अगर हम शेयर कर ले, स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? जी। यस सर। यस सर। यस सर। फिर आप नोट डाउन कर रहे हो लेक्चर? कौन? लेक्चर नोट कर रहे हैं कि नहीं? तो जो एक्चुअली फार्मूला 1 कार है उसमें मल्टीपल चीजें हैं। सबसे पहले आप ये देखें, ये सिस्टम लगा हुआ है, इस सिस्टम का मकसद ये है कि हवा यहां से डिफ्लेक्ट होके टायर के ऊपर से चली जाए इंस्टेड ऑफ यस। टायर को टकराने के बजाय। हाँ, ड्रैग प्रोड्यूस करने के। प्रेशर ड्रैग की बजाय फ्रिक्शन ड्रैग लेगा ना फिर स्टार्ट। हाँ, बेसिकली इस पे जो कुछ थोड़ा बहुत प्रेशर ड्रैग भी है, क्योंकि देखें ये जब इसको अपवर्ड डिफ्लेक्ट करेगी तो इसके पीछे फ्लो सेपरेशन कुछ बनेगी। सही। यस सर। इसके अलावा ये आपके पास पीछे है स्पॉइलर है जो कि एंटी लिफ्ट जनरेट कर रहा है। और फार्मूला 1 कार पे मेजर फ्रिक्शन ड्रैग नहीं लगना चाहिए? नहीं, इस पे प्रेशर एक्चुअली कोई भी बॉडी है उसमें मेजर प्रेशर ड्रैग है, अगर सिर्फ फ्रिक्शन ड्रैग हो वो तो बहुत ही मिनिमम होता है। इसमें जो इसके पीछे स्पॉइलर है ना, ये जब एंटी लिफ्ट जनरेट करता है तो ये काफी प्रेशर ड्रैग जनरेट करता है। इधर फ्लो सेपरेशन काफी हो रही होती है। सही। ठीक। इसके अलावा इसमें आप देखें इस तरह के छोटे छोटे मल्टीपल कंपोनेंट्स होते हैं डिफरेंट जगहों पे। यहाँ पे कोई सुराख है कि हवा इसके ऊपर जाने से बजाय इसके अंदर से होके ना यहां से चली जाए। बहुत मल्टीपल सिस्टम होते हैं। इवन इसके अगर आप देखें ना बॉटम, एरोफॉइल शेप में भी प्रेशर बेस्ड होता है, जैसे प्लेन का जो विंग हो गया। अगर वो जीरो एंगल ऑफ अटैक है ना तो उस पे आई बिलीव, देखो एयरफॉइल में दो चीजें होती हैं। मुझे देखने दे इसका एक मिनट पहले मैं ये टॉपिक कंप्लीट करूं, फिर एमर आपके सवाल की तरफ आते हैं। इसके बॉटम नहीं दिखा रहे, इसका जो बॉटम है ना उसको भी एक स्पेसिफिक शेप दी जाती है फार्मूला 1 कार को बॉटम से। उसकी वजह से भी ना इसका वो ड्रैग कम होता है। सही। तो इसी तरह ये आप देख सकते हैं इसमें काफी मल्टीपल सिस्टम्स हैं विच मेक श्योर। और नॉर्मल गाड़ी को हम 2D देख रहे होते हैं, क्योंकि नॉर्मल गाड़ियां जो हमारी होती हैं जो उसकी साइड्स होती है ना वो कुछ बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं होती। लेकिन आप देख सकते हैं फार्मूला 1 कार इज अ 3D ऑब्जेक्ट स्ट्रिक्टली।
इसकी साइड पे भी जो बॉडी है देखें, यहाँ से यूं कर्व कर रही है, यहाँ से यूं कर्व कर रही है। उस तरह हमारे पास जो स्पोर्ट्स कार है लैम्बोर्गिनी वगैरह, उनमें भी काफी 3D फीचर्स होते हैं कि वो ओवरऑल 3D फ्लो को अफेक्ट कर रही होती है। कमिंग टू एमर्स क्वेश्चन व्हिच वाज, एमर क्या क्वेश्चन था आपका? सर जो प्लेन है जो का विंग जो है विंग, उसके ऊपर प्रेशर बेस्ड होता है अपना जो ड्रैग है? यार विंग जो है ना, अगर हम इसी टॉपिक को दोबारा देखें, जो एयरफॉयल होती है उनकी दो कैरेक्टरिस्टिक होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इज इट सिमेट्रिकल और नॉट? ये सिमेट्रिक एयरफॉयल है। अगर मैं सेंटर से इसे देखूं तो इसका अपर और लोअर सरफेस बिल्कुल एक जैसी है जी। इन जनरल एयरफॉयल सिमेट्रिक नहीं होती, ठीक है। अच्छा, और दूसरा, एयरफॉयल एंगल ऑफ अटैक क्या बना रही है। सिमेट्रिक एयरफॉयल एट जीरो एंगल ऑफ अटैक जैसा कि ये है, इसमें जो ड्रैग है दैट इज मेजरली shear stress बेस, स्किन फ्रिक्शन। प्रेशर ड्रैग अगर है भी तो बहुत मामूली है। एक्चुअल फिनोमिना को ना बिल्कुल एब्सोल्युटली कहना मुश्किल है, इसलिए मैं ये नहीं कहता कि इसका जो सारा ड्रैग है वो सिर्फ फ्रिक्शन बेस्ड है। हर कोई भी चीज आप एब्सोल्युटली नहीं कह सकते, ठीक है, क्योंकि जो इनकमिंग एयर है उसमें अपनी टर्बुलेंस भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, बट हम इसको स्किन फ्रिक्शन ही कह लेते हैं। जब आप इसका एंगल ऑफ अटैक बढ़ाने लग जाते हैं, ये आपके पास जो एयरफॉयल है वो कैम्बर्ड है, ठीक है। आपकी जो एयरफॉयल है वो कुछ इस तरह की शेप की है। हेलो जी सर, आ रही है जी आवाज आ रही है। अभी क्या हुआ था? फिर शेयर से स्क्रीन आ गई थी। स्क्रीन शीट हट गई, चलो स्क्रीन वापस कर, स्क्रीन शेयर वापस कर लेते हैं। तो मैं बात कर रहा था कैम्बर्ड प्रोफाइल। अगर आपके पास एयरफॉयल कुछ इस तरह की भी होती है कैम्बर्ड, तो इसका एंगल ऑफ अटैक अगर जीरो भी होगा तब भी इसमें आप देख सकते हैं कि काफी इधर फ्लो सेपरेशन बनेगी। अच्छा, तो इस तरह की एयरफॉयल ना काफी कम लिफ्ट प्रोड्यूस करती हैं। इस तरह की एयरफॉयल ज्यादा लिफ्ट प्रोड्यूस करती है प्रोवाइडेड कि इसका एंगल ऑफ अटैक बहुत ज्यादा ना हो। तो इन जनरल जो एयरफॉयल्स होती हैं वो बिल्कुल सिमेट्रिकल नहीं होती। सो दिस इज सही। स्किन फ्रिक्शन बेस्ड, पर एक्चुअल जब जहाज इन फ्लाइट होता है उसकी एयरफॉयल ना सिमेट्रिक होती है और ना ही एंगल ऑफ अटैक जीरो होता है। अच्छा अच्छा, तो इसलिए उसमें प्रेशर बेस्ड होता है मतलब? प्रेशर बेस्ड भी होता है, मिक्सचर होता है। सही। बिल्कुल स्टार्ट में उसे जब बहुत ज्यादा लिफ्ट चाहिए होती है तब बहुत ज्यादा प्रेशर बेस्ड होता है, तब एंगल ऑफ अटैक हम काफी बढ़ा देते हैं। फिर जब वो अच्छा अच्छा, कांस्टेंट फ्लाइट में जाता है तो उसका एंगल ऑफ अटैक कम कर देते हैं, वो प्रेशर बेस्ड इफेक्ट कम हो जाता है। खैर, इस लेक्चर को कंक्लूड करते हैं। ये आपके पास एक अगर गाड़ी है, पता नहीं आपको कितना होगा, तो सिंपल विंड टनल टेस्टिंग में इसकी फ्लो विजुअलाइजेशन है और ये एक 3D बॉडी है। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्लो सेपरेट होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन स्टिल इसकी ओवरऑल शेप काफी इन्होंने इस तरह एडजस्ट की है कि फ्लो सेपरेट ना हो। जितना गाड़ी से दूर जाते जाएंगे आपके पास फ्लो कम से कम डिस्टर्ब हो रहा है। आप देख सकते हैं जो ये यहाँ पे फ्लो है ये काफी हद तक डिस्पर्स्ड है। अगेन यहाँ पे ये फ्लो सेपरेट होना चाह रहा है, काफी टर्बुलेंस है। जीप के केस में क्या होगा? बहुत ज्यादा ये मैं आपको दिखाना चाहता था कि जो हाई एंड गाड़ियां होती हैं उस पे जो साइड प्रोफाइल है उसको भी हम यूज करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्लो यहां से जाके वापस अंदर आना चाह रहा है, तो वापस अंदर आके भी आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लो जो आपके पास है ट्रंक के करीब लो प्रेशर एरिया बन रहा है, तो यहां से हवा यहां से जाके भी अंदर आना चाह रही है और उस लो प्रेशर एरिया को वो कम करना चाह रही है। सही है। तो गाड़ी का जो सबसे ज्यादा क्रिटिकल एरिया वो यही है कि जो आपके पास ट्रंक वाला एरिया है, रियर विंडशील्ड वाला, वहां पे आप फ्लो सेपरेशन को मिनिमाइज करें। तो ये आप देख सकते हैं कि ये वहां पे ये भी कोशिश हो रही है। सही। तो अब आपके पास दो लेक्चर्स हैं। जो एक लेक्चर अपलोडेड होगा ना विदाउट वीडियो, उसमें ये वीडियो नहीं होगी, उसका साइज बहुत छोटा है, इट्स इजी टू डाउनलोड। एक ओवरऑल चैप्टर 9 मैंने पहले से अपलोड किया हुआ है जिसमें सारी स्लाइड्स हैं और सारी वीडियोस हैं। अब उसमें जो स्लाइड्स हैं वो
स्लाइड्स आउटडेटेड है। मैं जो नया लेक्चर बनाता हूं तो मैं स्लाइड्स को स्लाइटली अपडेट करता हूं। तो अगर हमें स्लाइड्स देखनी है तो यू कैन सी इट फ्रॉम द पावर पॉइंट जिसमें मैंने वीडियोस नहीं डाली हुई, और अगर आपने वीडियोस देखनी है तो एक ओवरऑल पावर पॉइंट अलग से भी है। तो आज का लेक्चर यहाँ पे हम एंड करते हैं। जो सर लीव करना क्वेश्चन चाहता पूछना है है। वो लीव कर सकता है, और जिनको क्वेश्चंस पूछनी है दे कैन आस्क क्वेश्चंस। जी सर एक तो फ्राउड नंबर जब ज्यादा होगा तो ड्रैग इंक्रीज हो जाएगा, यानी सॉरी मैंने अपने कोएफिशिएंट। एक मिनट, अपने कंप्यूटर की आवाज मैंने बंद कर दी थी। सारा आप बताएं। सर फ्राउड नंबर जब इंक्रीज होगा जी तो तो मतलब ड्रैग इंक्रीज होती है उससे। यस आई बिलीव सो, एग्जैक्टली देखना पड़ेगा। फिर वो शिप के केस में लिखा हुआ था वहां पे वैसे। हाँ मोस्ट प्रोबेबली इंक्रीज ही करेगा। यस रेट होगी तो ठीक होगी। और सर जो हमारे पास आपने एक स्लाइड दिखाई थी जिसमें एक लैमिनार सारा फ्लो इसको मैं फिर फर्दर कर स्लाइडली। दूं। एक मिनट मैं आपकी बात यस काटता सर। हूँ। यस सर। अगला जो चैप्टर है हमारा वो ओपन चैनल फ्लो है, उसमें हम फ्राउड नंबर पे बात करेंगे। एक चीज, दूसरी चीज, मार्क नंबर और फ्राउड नंबर ऑलमोस्ट सिमिलर एनालॉजी रखते हैं। जो मार्क सही। नंबर एनालॉजी रखता है एयर में, फ्राउड नंबर वही वाटर में रखता है। तो जिस तरह मार्क नंबर इंक्रीज होने से हमारा वो ड्रैग इंक्रीज कर रहा था, तो फ्राउड नंबर से भी करेगा। सही सही हो गया। और सर जो एक सबसे स्टार्ट में आपने एक स्लाइड दिखाई थी जिसमें आई थिंक लैमिनार फ्लो था, फिर स्लाइडली वोर्टेक्स शेडिंग की थी एक, और फिर कंप्लीटली टर्बुलेंट फ्लो की एक थी। इधर गई। हम इसकी बात कर रहे हैं या बिल्कुल शुरू की बात कर रहे हैं? यस सर। सर इसी की बात कर रही हूँ मैं। तो इसमें जो हमारे पास सबसे वर्स्ट सिनेरियो होगा वो वोर्टेक्स शेडिंग वाला होगा ना, इसमें आपका प्रेशर कॉन्स्टेंटली ऊपर नीचे हो रहा है या उसकी वजह से आपकी बॉडी ऊपर नीचे हो रही है। यस जब अगर आप कंप्लीटली फेलियर, टर्बुलेंट हो हाँ, जाएगा तब भी थोड़ी ज्यादा स्टेबल हो जाएगी चीज। अगर हम सॉलिड मैकेनिक्स वाइज फेलियर की बात करें तो यस ये चीज सबसे क्रिटिकल है कि अगर इसकी फ्रीक्वेंसी उससे मैच कर गई नेचुरल फ्रीक्वेंसी से, तो यहाँ पे रेजोनेंस हो सकती है और फटीग फेलियर हो सकता है। जो बाकी चीजें हैं ना वो उतनी फटीग नहीं जनरेट कर रही, और ये फटीग भी नहीं लेकिन जनरेट जैसे कर। अभी आप कह रहे थे कि इसमें प्रेशर पहले ऊपर ज्यादा है नीचे कम है, तो उस यस वजह से बॉडी पहले पता नहीं ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, फिर वो ऊपर जाएगी, फिर बॉडी नीचे जाएगी। तो उस तरह ऑसिलेट खुद करेगी। उसकी स्पीड को कंट्रोल करना या डायरेक्शन को मतलब वो भी करना मुश्किल हो जाएगा ना, जैसे अगर फॉर एग्जांपल एरोप्लेन है या कुछ तो। हाँ ट्रू, इसी एग्जैक्टली अगर हम उस तरह भी जाएं तो आपके पास वो एक जहाज ऑसिलेटिंग आएगा। लेकिन इसमें थोड़ी सी जो बात यह है कि जनरली जो मूविंग बॉडीज है ना, हमें उसमें ये फिनोमिना नहीं मिलता। वो इस तरह के रेनॉल्ड सही। नंबर, उनकी जो ज्योमेट्री है और जो उनका कोरस्पॉन्डिंग रेनॉल्ड नंबर बनता है ना वोर्टेक्स शेडिंग वाला, जी जी वो इन जनरल जी। हमें देखने को नहीं मिलता। इस तरह का फिनोमिना सही हमें जनरली बहुत ज्यादा ब्लफ बॉडीज और स्टेशनरी बॉडीज में मिलता है। सही। बिल्डिंग्स, ठीक है। ब्रिजेस, और हम इसको ना पावर हार्नेस के लिए भी यूज करते हैं। इस तरह का हम एक सिलेंडर बना देते हैं टावर, जो ना यू वाइब्रेट करता है, और उस वाइब्रेट की वाइब्रेशन को यूज करते हुए हम पावर भी जनरेट करते हैं। तो दैट इज एन अ गुड सही एप्लीकेशन एज वेल। बट हमें जहाज सही वगैरह में इस तरह का फिनोमिना नहीं मिलता है सच। सही हो गया। सही है। जी सर आपने कंप्रेसिबिलिटी इफेक्ट्स की एक स्लाइड शो की थी जिसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स थे। एक सर्कल वाला, वो वाला दोबारा रिपीट कर दे। नेक्स्ट आई थिंक यही स्लाइड। जिसमें डिफरेंट शेप्स थे। नहीं, एक सर्कल और मतलब फ्लैट बॉडी अगर हमारे पास परपेंडिकुलर है, और 3-4 जो थे। दिस वन और दिस वन। तो स्लाइड नंबर 70 शायद है वो। 70? अच्छा ये तो रेनॉल्ड नंबर की बेसिस पे है, ये वाली। यस सर, ये वाला। अच्छा इसमें थोड़ा सा ये स्लाइड थोड़ी सी शायद उस तरह कंफ्यूजिंग है। बट जो रेनॉल्ड नंबर जब बाउंड्री टर्बुलेंट हो रही है ना, हम अपनी अंडरस्टैंडिंग से देख सकते हैं कि वो कहां पे हो रही है। जब बाउंड्री टर्बुलेंट होगी तो ब्लव बॉडी का कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग कम होना चाहिए,
तो जो बाउंड्री टर्बुलेंट हो रही है वो इस केस में रफली यहां पे हो रही है, इस केस में रफली यहां पे हो रही है, इस केस में वो एग्जैक्टली नहीं बता सकते क्योंकि हम जिस तरह बात की थी, जो एयर फॉइल है ना वो ब्लंट बॉडी और स्ट्रीमलाइन बॉडी का मिक्सचर है। तो इसमें प्रेशर, लेकिन ये सिमेट्रिकल है तो इट इज मोर लाइक वो क्या कहेंगे हम, स्ट्रीमलाइन बॉडी। तो देयर इज अ हाई चांस कि इसमें जो बाउंड्री लेयर आपकी वो टर्बुलेंट हो रही है वो कुछ इस रीजन में हो रही है जहां पे आपके पास ड्रैग बनने की कोशिश कर रहा है, और जो बाउंड्री लेयर इसमें टर्बुलेंट हो रही है, द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज वो यहां पे हो रही है। तो इसके टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर का ऑनसेट इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिक्रीज इन कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग, इसमें इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय इंक्रीज इन कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग, और फ्लैट प्लेट को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। सही? मोस्टली हमारे पास जो ज्यादा अच्छा सिनेरियो होगा वो सर्कल के केस में होगा, मतलब जहाँ पे हमारे पास वो पहले ही उसका कम एरिया होता है, मतलब टर्बुलेंट के केस में जहाँ पे हमें ज्यादा उसका एरिया कम होगा तो हमारे पास प्रेशर डिफरेंस कम होता है। वे जो फ्लो सेपरेशन हो रही है और जो वेक रीजन बन रहा है उसका एरिया कम हो रहा है। यस, यहाँ पे वो एरिया कम हो रहा है इस रीजन में। अगर हमारे पास ब्लफ बॉडी है तो इसलिए हम प्रेफर करते हैं कि हमारे पास बाउंड्री लेयर टर्बुलेंट हो। इसी तरह जैसे हम गाड़ी की भी बात की, गाड़ी के रियर में फ्लो सेपरेशन होती है तो हम वहां पे भी प्रेफर करते हैं कि बाउंड्री लेयर टर्बुलेंट हो जाए। और हम फ्रंट पे प्रेफर कर रहे होते हैं कि बाउंड्री लेयर लैमिनार रहे। तो गाड़ी जिस तरह है वो पूरी बॉडी को हम सिमिलरली ट्रीट नहीं करते, हम उस गाड़ी के भी इंडिविजुअल जो पार्ट्स हैं उनको देखते हैं कि वहां पे हमें किस तरह का फ्लो चाहिए, और हम जो वोल्टेज जनरेटर है ये मैं गाड़ी के बोनेट पे नहीं लगाऊंगा, ये मैं एन उस जगह पे लगाऊंगा जिसके बाद मैं चाहता हूं कि फ्लो सेपरेशन नॉर्मली हो रही है और वो डिले हो जाए। ठीक है, इसी तरह अगर जहाज के विंग पे मैंने वोर्टेक्स जनरेटर लगाना है तो उसके लिए भी एक प्रिसाइसली मैं जगह देखूंगा कि इनिशियली बाउंड्री लैमिनार है और उसके बाद जो वो सेपरेट होना चाह रही है मैं वहां पे जाके वोल्टेज जनरेटर लगाऊंगा। ठीक हो गया सर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जीप के केस में क्या होगा, जो हमारी हाई रूफ जीप होती है? यार जीप जो होती है ना वो शशका होता है, तो इन जनरल सीमिंगली जीप्स कुछ बहुत ज्यादा कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग को मद्देनजर देख के नहीं बनाई जाती, क्योंकि उसको लेने वाले के पास भी बहुत पैसा होता है और वो पेट्रोल में भी काफी पैसा खर्च कर सकता है। तो देखो सर लेकिन उसमें पावर बहुत ज्यादा होती है। हाँ फ्यूल भी, लेकिन उस हिसाब से वो बहुत ज्यादा खाती है ना, फ्यूल इकोनॉमी इज वेरी बैड, लेकिन हाँ उसका इंजन इतना पावरफुल है कि वो ड्रैग फोर्स को आराम से ओवरकम कर सकता है। तो इस पर ड्रैग फोर्स ज्यादा लगती है बजाय स्ट्रीमलाइन बॉडीज के? हाँ काफी ज्यादा लगती है। तो अगर आप ओवरऑल भी देखें ना, इट कम्स डाउन टू कस्टमर्स नीड। हम इंजीनियर्स अपना एक रोल प्ले करते हैं और अल्टीमेटली इट्स अप टू कस्टमर के उसे कहीं कभी कभी आप शेप बेहतर करने के लिए ड्रैग पे कॉम्प्रोमाइज भी कर रहे होते हो। ठीक है, जिस तरह हमने फार्मूला 1 कार की बात की, वहां पे कस्टमर रिक्वायरमेंट इज कोएफिशिएंट ऑफ लिफ्ट की कमी। इस तरह जी में कस्टमर रिक्वायरमेंट इज के उसकी एक वो रिजिड बल्कि लुक, कहीं ना कहीं ड्रैग और कोएफिशिएंट ड्रैग कॉम्प्रोमाइज भी हो जाता है। सर बाइक के केस में क्या होगा? बट वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल, बाइक और साइकिल की अगर मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर आप साइकिल चलाएंगे और एक साइकिलिस्ट साइकिल चलाएगा उसमें एक रीजनेबल डिफरेंस होगा। साइकिलिस्ट हाँ वो आपकी अपने पोस्चर पे डिपेंड करता है। हाँ अगर आप लेट के चलाओ सर फिर बहुत कम होगा। yes, जो साइकिलिस्ट है वो बिल्कुल अपनी जो बैक है वो 90 डिग्री पे तकरीबन बेंड कर रहा होता है, बिल्कुल फ्लैट हो जाता है। बिल्कुल क्योंकि ताकि जो हमारी बॉडी ड्रैग ऑफर कर रही है ना वो मिनिमाइज हो जाए। बाकी साइकिल इटसेल्फ बेचारी ने कितनी ड्रैग देनी है। सर साइकिलिस्ट के अपने हेलमेट की शेप पे कितना डिपेंड करता है कि
उसमें दैट्स अ गुड पॉइंट। उसकी हेलमेट में जो वो आप देखें उसकी जो एक पर्टिकुलर शेप है, तो मेरे ख्याल से वो भी उसका एक सेफ्टी फैक्टर भी होगा, क्योंकि दैट इज मोर इम्पोर्टेंट सेफ्टी। बट ये एंड भी होगा, बिल्कुल होगा। तो इसके पाँव के शूज की शेप पे भी डिपेंड करेगा यार शेर क्यों फजूल सवाल एग्जैक्टली टाइम वेस्ट कर रहे हो यार। सर ये शहीद तो कॉम्पिटिशन और लिफ्ट के ट्रैक के चक्कर में बाइक पे लेट जाता है, अब इसको क्या बंदा करे। बस ऐसे ही है। और किसी का कोई क्वेश्चन हो शहीद के क्वेश्चन के अलावा? सर वो जब से आपने इसके वो गैस पाइपलाइन फटी है ना इसके घर के बाहर जाके, तब से ये बंदा सही सवाल नहीं पूछ रहा था। मैं आपको बता रहा हूँ ये क्या हुआ? आई डोंट नो। सेमेस्टर गुजर गया सर, अभी तक ये सही नहीं हुआ। सर वो आप भूल गए, हमें याद है। दिल पे लिखी हुई है सर इसके। यस यस आई रिमेम्बर। ठीक ठीक ठीक। सर आपको याद आ गया? आ गया। मैंने कहा एक्चुअल कुछ हुआ। नहीं सर, जब आपने इसका हाइपोथेटिकली उड़ा दिया था ना, उसके बाद ये बंदा सही नहीं हुआ। सही। तुम्हारी टांग ठीक हो गई है? सर मैं तो फुटबॉल खेलने जा रहा हूँ रोज, अब तो सेट हो गया। शाबाश, गुड। इसलिए लॉकडाउन हुआ है? नहीं सर, लॉकडाउन के बगैर भी जा रहा हूँ मैं तो। वही मैं कह रहा हूँ ना। लॉकडाउन की वजह से तो नहीं हुआ, वो तो चाइनीज जैसे लोगों की वजह से फिर हमारे। यार चुप कर जाओ आप। अच्छा यार, और कोई क्वेश्चन? क्योंकि अभी रिकॉर्डिंग चल रही है, ये लेक्चर अपलोड होना है, कोई क्वेश्चन पूछ ले वरना रिकॉर्डिंग में ऑफ कर दूं। सर एक है सर, मैं साइक्लिस्ट फुटबॉल के रिलेटेड उसमें यार मैं पूछना सवाल जी। तो उसमें होता है एक नकल बॉल इफेक्ट होता है सर, उसमें अगर आप थोड़ा सा नेक्स्ट स्लाइड में कुछ बता दें उसके बारे में, उसमें क्या हो रहा होता है? अगर आप मुझे पहले बताएं नकल बॉल होती क्या है? उसमें होता है ना, जैसे हार्मोन वोर्टेक्स सेटिंग में आपने बात की ना, उसमें बॉडी जो होती है स्ट्रेट पाथ के ऊपर टंबल करते हैं ना, ऑक्सीलेट करती है, यानी कि पाथ के अलॉन्ग ही। सर उसमें फुटबॉल में भी होता है कि वो जो बॉल जब स्ट्रेट जा रही होती है ना, वो अपने पाथ के ना ऑक्सीलेट करती है, बॉल भी डिप खाती है सर वो जाके। फिर उसमें सर क्या उसमें भी होता है? वीडियो देखना सर। ठीक है, उसको हम देख लेते हैं नकल बॉल इफेक्ट को भी। सही। बस होना इस तरह का फिनोमेना चाहिए, बट इसको देख लेते हैं एग्जैक्टली क्या है। ओके सर। बाकी ये मेजरली वही बात है के साथ नकल बॉल इफेक्ट ड्रैग की बेस पे हाँ हो सकता है। ठीक है, और कोई? दैट्स इट? यस सर, थैंक यू सर। चलो यार, ओके, हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। स्टॉप रिकॉर्डिंग। हाफिज।